Students, welcome to the e-learning class. Today we are going to discuss the second chapter of business studies, that is the principle of management. In this chapter we will cover the topic what is the meaning of principle of management, features of principle of management, Fayol's principles, that is the 14 principles given by the Henry Fayol, and what is the scientific principle of management which is given by the F.W. Taylor, and the scientific technique of given by the Taylor. These are the topics in this chapter we will discuss in this chapters. Okay, so before we go into the discussion of this chapter, first we will recap about the first chapter, that is the nature and the significance of management. ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़ा था मैनेजमेंट के बारे में. This is the principle of management, is one of the most important chapter. So first we know what is the principle of management. So principle of management, first we know what is the management. Management क्या है, आप लोग को मालूम है मैनेजमेंट क्या है? It is an art of getting the thing done through others to achieve the goals or targets. ठीक है, मतलब मैनेजमेंट क्या है? It is an art of getting the thing, मतलब किसी के द्वारा वर्क को कराना to achieve the goals and target of the organization, that is known as the management. ठीक है, उसको मैनेजमेंट. लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मीन्स क्या? Principles means certain rules and regulations that will be applied in the organization so that we can achieve the goals and target easily in the organization. ठीक है, किस तरह से हमें principles means certain rules and regulations, certain general guidelines that we have to be applied in the organization so that we can achieve the goals. ठीक है, एक scientific way से हमको मैनेजमेंट में किस तरह से वर्क को करना है उसको बोला गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बट एक सिस्टमाइज्ड वे से वर्क तो सभी करते हैं, एक सिस्टमाइज्ड वे से वर्क करना और एक अनसिस्टमाइज्ड वे से डिफरेंट है. तो प्रिंसिपल्स में क्या है कि हमको एक सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइन. रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको मालूम है कि हमको जो भी करना है एक रूल्स के अंदर ही करना है, वो चीज होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो डेफिनेशन क्या है देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट और अ ट्रूथ. मतलब एक स्टेटमेंट और ट्रूथ है, सच है, providing the guide to the thoughts or action. Means principle of management, it provides a certain guide regarding our thoughts. मतलब हमारी जो सोच है उसके लिए एक गाइडलाइंस दे रहा है. ठीक है, it is a fundamental truth and it is generally stated in the form of cause and effect relationship. It is a fundamental truth. Principle of management fundamental truth है, लेकिन it based on the cause and effect relationship. Cause and effect relationship means कि ये नहीं कि आप किसी को भी कोई चीज हम पर्टिकुलर चीज यूज करें तो वो हमको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है. वो हमारे इफेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि वो हमें पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है. ठीक है, तो इट मीन्स इट इज सर्टेन जनरल गाइडलाइन टू अचीव द गोल. मतलब किसी वर्क को करने के एक गाइडलाइन दे रहा है कि अगर हम इस तरह से वर्क को करेंगे तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. इट मे नॉट बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो. ठीक है, मतलब एक गाइडलाइंस है, एक सर्टेन प्रिंसिपल्स है दैट वी हैव टू फॉलो टू अचीव द रिजल्ट गोल्स. क्लियर? नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हु हैज गिवन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? Henry Fayol has given the principle of management and he has given the 14 principles for the management. मैनेजमेंट को इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिया है कि मैनेजर अगर इस पॉलिसी से अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपना रन करेगा तो बहुत ही अच्छा उसका गोल्स या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है. मतलब अच्छा काम हो सकता है दोनों के लिए, बोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द एम्प्लॉय ऑल्सो. तो व्हाट आर द फीचर्स, क्या फीचर्स है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का? तो प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट, इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. यूनिवर्सल एप्लीकेशन मीन्स ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब हमारी जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस कैसे आज सलाह बोल सकते हैं या कुछ गाइड करके इस वर्क को करना. ठीक है उसको. तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन मीन्स इट इज अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ लार्ज और अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इज अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मतलब हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फयल ने दिया है, ऐसा नहीं कि ये प्रॉफिट मैक्सिमेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, चाहे वो स्मॉल हो, लार्ज हो या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो. तो हमारा यूनिवर्सल मतलब इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अप्लाइड
यूनिवर्सली अप्लाइड, मतलब हर चीज में अप्लाई है, चाहे वो लार्ज है या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर समझ में आया कि ये जो प्रिंसिपल्स का जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है हम हर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज कर सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इंडस्ट्रीज, इवन स्मॉल शॉप्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है। क्लियर? नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फीचर। सेकेंड, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मीन्स कि the principle is the general guidelines to perform the work, not it should be blindly applied। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज बता दिया आप ब्लाइंडली उसको अप्लाई कर दो, ये चीज नहीं है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जनरल गाइडलाइंस मीन्स इट शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और द कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है, कंडीशन उससे असर है, हम सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन दे रहे हैं, लेकिन ये लेके आप उसको बस आंख बंद करके अप्लाई कर लो, हो गया। इट इज सर्टेन गाइडलाइंस, अगर आप इससे इस तरह से वर्क करोगे यू कैन गेट अ बेटर रिजल्ट। क्लियर? सो इट इज अ जनरल गाइडलाइन, इट इज नॉट अ फैक्ट दैट यू शुड अप्लाइड blindly। ओके, नाउ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स दैट principle of management is not a rigid, मतलब not a fixed, that it will be applied in the same in all the conditions. Under the certain conditions, it might be changed according to the nature, size, and the problems of the organization. मतलब अगर कुछ अनफॉर्चुनेटली कंडीशंस आ गया तो हम उस प्रिंसिपल्स को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो प्रिंसिपल्स दिया है वो बाय हुक एंड क्रुक यू हैव टू अप्लाई, नो, इट शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द changing environmental, ठीक है, according to the environmental conditions we can change our principles also। Clear? So it should be a flexible in nature, the principles of management is a flexible nature। Fourth point is it is based on cause and effect relationship। Based on cause and effect relationship means कि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि वो किसी भी इफेक्ट, मतलब कॉज एंड इफेक्ट हमने बताया था ना, तो इट इज जनरल स्टेट दैट इट फॉर्म्स अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब ऐसा नहीं कि आपने जो अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल्स वो हमको पॉजिटिव रिजल्ट दे, वो हमारे कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि अगर हम उसको यूज करें तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब हमारे इफेक्ट्स पर डिपेंड करता है कि क्या हमने वो चीज अप्लाई किया, मे बी गिव द पॉजिटिव रिजल्ट और द नेगेटिव। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये हमारे कॉज और इफेक्ट रिलेशंस पर डिपेंड करता है कि वेदर द प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। ठीक है, हमारे सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि हमको क्या एप्लीकेबल होना चाहिए। क्लियर? लास्ट इज ट्रेन बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नाउ प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स मतलब सर्टन एक्सपीरियंस पर हमको डिपेंड करते हैं। तो हमारा ये जो प्रिंसिपल अगर हम जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा यूज करेंगे, उतना ज्यादा हमको एक्सपीरियंस होगा। तो क्या बोला है कि इट इज ट्रेन्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जितना ही हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमको और ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स एंड द प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा बेटर रिजल्ट, जितना अच्छा वर्क हमको बार बार करेंगे वो बेटर रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये सब मैनेजमेंट, ये हम ये नहीं कह रहे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक अपनाना है कि जो हम पूरा यूज करना है। ये एक ऐसा चीज है जो मैनेजर को गाइडलाइन दे रहा है रिगार्डिंग टू टेकिंग द डिसीजन फॉर द मैनेजमेंट, नॉट फॉर द कंपनी। मतलब मैनेजमेंट को एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ सर्टेन गाइडलाइंस प्रोवाइड टू द मैनेजर्स टू टेक अ सर्टेन डिसीजन। मतलब इट इज अ डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। ठीक है, एक डिसीजन मैनेजर को कैपेबल कर रहा है कि एक अच्छा डिसीजन वो ले सके मैनेजर में, ताकि वो अपने कंपनी को अच्छा से रन करा सके। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट टॉपिक, और न्यू टॉपिक दैट इज द फेल्स प्रिंसिपल। फेल्स प्रिंसिपल दैट ही हैज गिवन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ his full name was Henry Fayol. He was a famous industrialist of France, and he has given the 14th principle of management in his famous 14th principle of management, which we have written in his book are the general and the guidelines of the management। तो इस बुक में उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लिखा है कि ये मैनेजमेंट में ये इस तरह से हम अगर अपने मैनेजमेंट को चलाएंगे, अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा।
तो उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाया, 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिया। क्या क्या दिया है? डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ जनरल इंटरेस्ट, remunerations to employ, principle of centralization and decentralization, principle of order, principle of scalar chain, principle of equality, stability of tenure of personnel, or principle of initiative, and the principle of spirit de corps. These are the 14 principles given by the Henry Ford, और बोला है कि इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल अगर आपने मैनेजमेंट में अप्लाई किया तो आपका ऑर्गेनाइजर अगर सक्सेसफुली रन कर सकता है। लेकिन बिफोर मेकिंग दिस प्रिंसिपल्स ही हैज मेक टू मेन सर्टेन थिंग्स व्हाइल मेकिंग द प्रिंसिपल्स। उन्होंने क्या क्या दो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। फर्स्ट पॉइंट इज दैट द प्रिंसिपल्स शुड नॉट बी लेंथी। ठीक है, उन्होंने बताया था कि हम मैनेजमेंट हर प्रिंसिपल्स को अप्लाई लेंगे, प्रिंसिपल्स इतना लेंथी नहीं होगा कि उसको हम अप्लाई नहीं करते। It should be shortly applied and it may be need according to the organization which will apply the principles. And the second point we should be kept in mind while making the principles that the principle must be flexible. It should not be rigid. It should be changed according to the conditions of the organizations. मतलब जिस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के और साइज के ऊपर उस तरह से हमारे प्रिंसिपल्स भी अप्लाई, ये नहीं कि फिक्सली अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये था हेनरी फर्ड के बारे में। नाउ वी नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स गिवन बाय द हेनरी फर्ड एंड व्हाट ही वाज डिस्कस अबाउट इन दिस प्रिंसिपल। उन्होंने इस प्रिंसिपल में क्या डिस्कस किया? तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज द डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स डिवाइड द वर्क इनटू अ स्मॉल यूनिट, मीन्स the workers should be divided the work into small units. It should not be given at a large task. मतलब वर्क को हमको डिवाइड करके स्मॉलर यूनिट्स में वर्क को डिवाइड करें ताकि वर्कर्स वर्क को इजीली वे से वर्क कर सके। मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब वर्क शुड बी डिवाइड इन सच ए वे सो दैट वर्कर कैन बी वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड द एक्सपीरियंस। मतलब जैसा वर्क उनके एक्सपीरियंस उनकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से वर्कर्स को वर्क को डिवाइड किया है, जिसकी जैसी कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू दैट दे शुड डिवाइड द वर्क। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब वी हैव टू डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी क्या है? ऑथोरिटी मीन्स गिविंग सर्टेन पावर्स टू द वर्कर टू टेक द डिसीजन। ठीक है, ऑथोरिटी मीन्स certain powers given to the workers to take the decision। मतलब कोई सी वर्कर को अगर कोई वर्क दे रहे हैं तो उसको उसके साथ हमको उसको सर्टन पावर दे तभी वो वर्क को परफॉर्म कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। Now along with authority we have to have some responsibility to the worker also। अगर हम वर्कर को कोई वर्क दे रहे हैं, ऑथोरिटी दे रहे हैं, तो उसके साथ हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। द वर्कर इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेट बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट। ठीक है, ऑथोरिटी हम डेलीगेट कर सकते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर को खुद से लाना है कि इफ वी हैव गिवन अ सर्टेन पावर देन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट आवर वर्क और जॉब्स ऑन ए टाइम। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी मीन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हर वर्कर्स में एक इक्वल अमाउंट ऑफ ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। ऐसा नहीं किसी को ज्यादा ऑथोरिटी दे दिया जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दिया जाए तो ऑथोरिटी कम है, तो इससे क्या होता है हमारा नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। तो मस्ट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द ऑथोरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मस्ट बी गिवन so that he can able to take the decision. A responsibility means that he has to complete the job on time। मतलब अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम को उसके पर्टिकुलर टाइम पर कंप्लीट करना वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So there must be a balance between the authority and the responsibility। Clear? Now next, that is the principle of discipline। Discipline means certain rules and regulations that have to follow each and every worker। The third principle of management given by the Henry Ford that each and every worker, whether he was a superior, management, subordinate, top level management, rules and regulations follow for each
say it will be equal for each and every people. मतलब एक सर्टेन रूल्स रेगुलेशन है जो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के लिए ज्यादा बेनिफिट है किसी को कम। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मींस देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वर्कर्स मस्ट हैव टू फॉलो टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन वर्क करना, यू हैव टू know the discipline, you have to follow the discipline, you have to follow the rules and the regulations for working in the organization. Without, if you are not follow the rules, we cannot achieve the results, we cannot achieve the goals of the organization. Clear? तो ये हर के लिए equally applicable है, whether they are top level management or middle level or lower level management. Clear? Next, that is the unity of command. Unity of command means there should be only one superior for the subordinates, and all the subordinates must be answerable only to the one superior. मतलब unity of command means मतलब बोला गया है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही हेड रहेगा जो पूरे सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करेगा। unity of command means मतलब यहाँ पर एक हेड है, एक हेड के अंदर हमारा पूरा सुपीरियर रहेगा। मतलब यहाँ पर जितना भी हेड रहेगा वो हमारा आंसरेबल कौन रहेगा, सुपीरियर्स को रहेगा। मतलब there should be one head who will be guides or controls the all the subordinates. मतलब यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही लोग कमांड देगा और जो भी रहेगा सबऑर्डिनेट वो आंसरेबल किसको करेगा, एक हेड को देगा। अगर सपोज हमारे पास दो हेड हो गए, ठीक है, दो हेड है, एक यहाँ पर एक दो है और सबऑर्डिनेट सब है, इसमें भी है इसमें, तो सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाए कि किसको हम आंसरेबल दे, इसको दे, ए को दे कि बी को दे। तो हेनरी फैल का क्या कहना है, हमारा सुपीरियर एक होना चाहिए। सुपीरियर मतलब जो बॉस जिसको हम आंसरेबल दे सके। देयर शुड बी वन कमांड फ्रॉम गिवन बाय द सुपीरियर्स टू द सबऑर्डिनेट। मतलब एक कमांड देना है, एक के से हमको कमांड लेना है। हर जगह दो से ज्यादा कमांड लेंगे तो हमारा क्या होगा, मिसकंसेप्ट हो सकता है, हम वर्ड को एज ए इजिली वैसे नहीं कर सकते हैं, हमको मिसकंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो वो चीज हमको नहीं करना है। तो हेनरी फैल कहना है यूनिटी ऑफ कमांड also leads to the successful of organ. There should be a one head who will guideline all the subordinates. Clear? Next, unity of direction. Unity of direction means there should be one head and one plan. मतलब एक हेड के अंदर एक ही प्लान होगा जिससे हम वर्क को इजी वे से कर सके। मतलब यूनिटी ऑफ हेड मीन्स वन हेड एंड वन प्लान। Each and every organization should have one head and one plan. मतलब एक नहीं, एक ही हेड के अंदर कई प्लान रहेगा। जो सेल्स डिपार्टमेंट वो सेल्स डिपार्टमेंट का काम करेगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का करेगा, जो परचेज का परचेज का करेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्क को परफॉर्म करना है। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। मतलब एक समय में हमको एक ही प्लान को एग्जीक्यूट करना है ताकि हम एक बेटर एंड अच्छा रिजल्ट अचीव कर सके। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको अचीव कर सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? Now, next principle is that the subordinates of individual interest to the general interest. Now, subordinates of individual interest to general interest. Subordinate means here the workers. Individual मतलब हर वर्कर का अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। अब हर वर्कर से कोई भी वर्कर हो अपने खुद के इंटरेस्ट से वो वर्क करता है। लेकिन इफ यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन देन यू हैव टू सैक्रिफाइस योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। You have to work for the organizational interest. हमको वर्क करना है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए। उसके प्लस में हमको बेनिफिट मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन वी हैव टू वर्क फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमको वर्क उससे करना है ताकि हमारा वर्क ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिले। जब ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा तो ऑलरेडी वी गेट द बेनिफिट। क्लियर? तो हेनरी फैल ने कहा है कि वी हैव सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑल द वर्कर्स who work for the individual must work for the organizational interest. He must work according to the goals for the organization, not for their personal goals. मतलब अपने पर्सनल गोल्स को वहां पर नहीं यूज करते, यहाँ पर उनको एज ए ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने के लिए उनको वर्क करना है। क्लियर? दैट इज मीन्स द सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन मीन्स द सैलरी और द वेजेस ऑफ द वर्कर। So remuneration of the employee.
मतलब यहाँ पे हेनरी फर्स्ट ने देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो बनाया है हेनरी फर्स्ट, उन्होंने सिर्फ मैनेजमेंट के बेनिफिट्स के लिए नहीं बनाया, उन्होंने हर चीज का बेनिफिट देखा, वर्कर्स के, मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन का, लॉन्ग लाइफ, मतलब हर चीज का बेनिफिट देखते हुए उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाया। कहीं कहीं उन्होंने जो प्रिंसिपल्स बनाया जो वर्कर्स को बेनिफिट्स कर रहा है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स कर रहा है, दोनों चीज को बेनिफिट्स करते हुए उन्होंने दिखाया है। हर प्रिंसिपल का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है। वो क्या नेगेटिव इफेक्ट है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई प्रिंसिपल्स को डिस्कस करें कि किस प्रिंसिपल में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला, रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय, मतलब यहाँ पर बोला गया हेनरी फर्स्ट, ईच एंड एवरी वर्कर शुड गेट अ फेयर रेम्यूनरेशन, मतलब सो दैट दे कैन फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, ठीक है, इतना उनको पे मिले ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल करे। ऐसा नहीं कि आप अंडरपेड वेज करोगे तो वर्कर्स उस हिसाब से वर्क नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट गेट द मैक्सिमम एफर्ट्स टू द ऑर्गेनाइजर। नाउ इफ यू विल गिव अ fair remuneration to the employee, then he will get a maximum effort. If the employee are happy, then they will work for the better for the organization. तो remuneration हमारा बहुत इफेक्ट करता है हमारे एम्प्लॉयज के वर्किंग ऊपर। जितना अच्छा आपको रेम्यूनरेशन दोगे उतना अच्छा आपको मनोबल बढ़ेगा, तो आप उससे अच्छा सा वर्क करोगे। अगर आपको सपोज यू हैव टू वर्क फॉर मोर देन 8 आवर्स एंड यू आर गिवन अंडरपेड, ठीक है, अंडरपेड मीन्स आपको कम पैसा दिया जाए, देन योर मोटिवेशन विल बी कम डाउन, विल नॉट वर्क एज एफर्ट देन इफ यू गेट अ बेटर सैलरी, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा लेकिन आपको सैलरी उससे बहुत कम जाए तो आपका क्या हो जाएगा, मोटिवेशन गिर जाएगा, जिससे आप उस हिसाब से वर्क नहीं करो। आप वर्क तो करोगे लेकिन आपको जितना मैक्सिमम एफर्ट देना चाहते हो उतना एफर्ट उनको ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जाए। तो इसलिए हेनरी फर्स्ट ने क्या किया, तो वर्कर्स शुड गिव अ fair remuneration so that they should get at the basic need and according to the qualification experience they should get the remuneration, ठीक है। Now next the principle of centralization and decentralization. So principle of centralization and decentralization. Now first we know what is the meaning of centralization and what is the meaning of decentralization. So centralization means only the top level management or the superiors will able to take a decision itself. He will not involve the subordinates or the lower level management to take the decision. मतलब centralization means the top level itself take all the decision and the management and the workers have to perform according to the decision. Now decentralization means sharing the power with the subordinates while taking the decision. Decentralization मतलब कोई भी डिसीजन लेने के साथ अपने सबऑर्डिनेट लेवल्स को साथ में लेकर वो डिसीजन लेते हैं, वो होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फर्स्ट में क्या गया कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमको दोनों का इक्वल अमाउंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, तभी हम एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। कोई भी डिसीजन लेना है वो टॉप लेवल लेगा, लेकिन एक बार सबऑर्डिनेट लेवल से भी हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट workers have a different knowledge and different experience and they can give a different views to apply for the run for the organization. मतलब अपने अपनी सभी क्रिएटिविटी वो दिखा सकते हैं। उस हिसाब से हेनरी फर्स्ट करा कि अगर ईच एंड एवरी वर्कर को हम लोग दिया जाए डिसीजन करने के लिए, वो भी हमारे लिए बेनिफिट, ताकि हमको एक नया क्रिएटिविटी वर्क मिल सकता है जिससे हम एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं। तो देयर मस्ट बी अ equal amount of centralized and decentralized in the organization to run the organization. Clear? Next principle, that is the principle of order. Principle of order, here order does not mean the command. Order का मतलब नहीं कि आपको command देना. Here order means everything should be placed in a proper place. So there are two types of orders. एक material order होता है, एक employees का order होता है, workers का order होता है, कि हर जगह का अपना एक प्लेसमेंट हो, हर जगह हो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से वर्कर को भी एम्प्लॉय किया जाए, रिक्रूट किया जाए। और मटेरियल जैसे जहाँ पर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक अलग सा हर चीज का वो होना चाहिए कि ये सेल्स डिपार्टमेंट का वो कैबिनेट, वहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, मतलब हर चीज एक प्रॉपरली अरेंज ऑर्डर में रखना चाहिए कि किसी भी वर्कर को किसी को खोजने की जरूरत नहीं रहे।
कोई भी चीज चाहे वहां रखा है, बस उसकी तुरंत वो मिल जाए, वो इसको यूज कर सके। तो मतलब इनका कहना है, प्रिंसिपल कहना है everything should be placed in a proper place so that each and every worker gets familiar with the things and get easily available in the company। ठीक है, इसी तरह से ये मटेरियल ऑर्डर का हो गया। रिक्रूट ऑफ एम्प्लॉय का मतलब अकॉर्डिंग टू द नॉलेज एक्सपीरियंस एंड द क्वालिफिकेशन द पर्सन वर्कर शुड बी रिक्रूट फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट। मतलब अकॉर्डिंग उसके क्वालिफिकेशन के लिए अगर हम पर्टिकुलर पोस्ट पे अगर अप्लाई करें तो उससे हमको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। सपोज किसी ने अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, अगर उनको हम दे दिया जाए प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कैन इट बी बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? नो, बिकॉज ही वॉज बेटर नॉलेज अबाउट द फाइनेंस, he cannot knowledge about the production department. So there must be a proper arrangement of all the material, even the workers also. Clear? This is the meaning of the principles of order. Next we will discuss about the principle of scalar change. Principle of scalar change means there must be a line of authority to go from lower to the top. मतलब यहाँ पे एक हमने बता दिया, स्केलर चेंज का मतलब है सपोज वी हैव टू suppose A has to go to I, then he has to first go to B, then C, then D, then E. First he has to go B, then C, then D, then E. Then only he can able to go, then F, then G, H, then I. Then only he will able to. But there must be a line of authority to go from A to I. ठीक है, ये स्केलर है। मतलब एक कोई भी हम स्टेप को स्किप नहीं कर सकते हैं, हर स्टेप को फॉलो करते हुए हमको कोई भी अगर चीज को किसी के पास पहुंचाना है तो हम एक पूरा हर स्टेप को फॉलो करके जाना है, मुझे कोई स्टेप को स्किप नहीं करना है। लेकिन इसमें हेनरी फॉर्ड ने कहा कि इट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग क्यों? क्योंकि अगर हमको ए के पास आई के पास जाना है तो वी हैव टू फॉलो दिस ऑल दिस स्टेप, देन वी हैव टू रीच आई। ठीक है, ये हमारे लिए लेंदी स्टेप्स है। लेकिन इन इमरजेंसी केस ही हैज गिवन सम एक्सेप्शनल प्लान, दैट इज गैंग प्लान। गैंग प्लान क्या है? इन एक्सेप्शनल केस में उन्होंने कहा है कि हम अगर ए से आई के पास जाना है तो आज वी विल गो ओनली इन एक्सेप्शन, इन इमरजेंसी में हम उनके पास जा सकते हैं, क्या कि एक्सेप्शनल केस में वहां पर अगर हो सकता है। लेकिन स्केलर चेंज में वी हैव टू फॉलो द सर्टेन लाइन ऑफ ऑथोरिटी टू मूव हियर एंड देयर। ओके, नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स each and every individual have same rules and regulations for all the workers। मतलब हर वर्कर को आज इक्वल रूल्स रेगुलेशन है। इक्विटी क्या मीन्स इक्वल बोला गया, मतलब जितने भी वर्कर्स है चाहे वो उनके लिए एक इक्वल रूल्स रेगुलेशन दिया है, किसी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट और कम बेनिफिट नहीं दिया है। मतलब हर वर्कर्स को एज ए इक्वल ट्रीटमेंट किया गया है कि एज अ वर्कर्स वी हैव टू वर्क फॉर हेयर according to their qualification, you have get the salary, टाइमिंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन सबके लिए सेम होना है। किसी के लिए ऐसा नहीं कि स्पेशल दिया, किसी को लोग कम दिया। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज आल्सो गिवन बाय द ऑल द वर्कर्स बी ट्रीटेड एज इक्वली इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ ए पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल में यहाँ वर्कर्स को बुलाए कि पर्सनल को स्टेबिलिटी रहना चाहिए। अगर फ्रिक्वेंटली हमारे वर्कर्स चेंज होते जाएं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। क्योंकि एक नया एम्प्लॉय को रिक्रूट करना और फिर से ऑर्गेनाइजेशन के साथ फैमिली करना, इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम। इफ द सेम एम्प्लॉय विल बी रिमेन स्टेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, देन ही वाज वेल एक्सपीरियंस्ड एंड ही कैन गेट इजिली डू देयर वर्क इन ए बेटर फॉर्म। तो उन्होंने हेनरी फॉर्ड में क्या है कि हमारी एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी रहना है, हमको एम्प्लॉय को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना है कि बस तुरंत आया तुरंत चेंज गया, इससे हमारा लॉस है। इफ द एम्प्लॉय विल रिस्पेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन विल बी रन सक्सेसफुली। क्लियर। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मीन्स
कि किस तरह से वर्कर को एनकरेज करना, टू टेक किस तरह से वर्कर को एनकरेज किया है कि वो अपनी क्रिएटिविटी वर्क को शो करे। तो इसके लिए भी वर्कर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा वर्क करता है कि कभी कभी वर्कर्स को कुछ एक्स्ट्रा काम देते हैं ताकि आप उसको अपनी इनिशिएटिव दिखा सके, कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी वर्क दिखाए ताकि वो क्या करे, हायर लेवल में वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। ये सब कि हमको वर्कर्स को डे टू डे एनकरेज करना है ताकि वो अपनी भी कुछ इनिशिएटिव मतलब अपने उनकी भी डिसीजंस को ले। कभी कभी ऐसा होता है मीटिंग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कुछ वर्कर्स के डिसीजंस ले, उसके वर्कर्स के अगर प्लान्स को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो उनके मन में एक इनिशिएटिव होता है कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारी बात सुने तो वी कैन डू बेटर फॉर देम। तो ये होता है, तो वर्कर्स के मन में इनिशिएटिव होना बहुत जरूरी, एनकरेज करना जरूरी है ताकि हम एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को तभी रन कर सकते हैं। मतलब वर्कर्स हमारे अगर इनिशिएटिव देंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन को हम रन कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल, दैट द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी क्रॉप। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी क्रॉप, दैट if you run the organization, then we have to say that not it is my organization, then we can say as a, instead of I, we should consider as a we। ठीक है, स्पिरिट डी क्रॉस में हम I के जगह we यूज करेंगे। I और we में क्या है, I मतलब अगर कोई भी बेनिफिट्स होगा, कोई भी कंपनी को प्रॉफिट्स होगा, इसलिए नहीं बोलना कि मेरा प्रॉफिट्स हुआ, इट्स नो दैट वी ऑल गेट टुगेदर मेक अ प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप सबकी मदद से हमको ये हुआ, तो ये कह रहा है वर्कर्स को हम लोग एज ए हार्मोनी वे में वर्क करना है कि आपके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ। इफ यू आर वर्क हार्ड वी विल गेट प्रॉफिट बेनिफिट। ठीक है, तो यहाँ पर स्पिरिट रिकॉर्ड मतलब मेरा हार्मोनियस रिलेशनशिप मस्ट बी बिटवीन द subordinates and the superiors so that we can achieve the profit maximization in the organization and the goals of the organization. Clear? So spirit because there must be a friendly relationship between the superiors and the subordinates. Clear? So these are the 14 principles given by the Henry Fels. Each and every principle has a positive and a negative effect. हर प्रिंसिपल्स का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी ऑल नो द 14 प्रिंसिपल्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द अगेन। ओके, थैंक यू।